जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, कल मैंने अपनी वीडियो में फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बात की थी और शेयर मार्केट के कुछ सूत्र बताए थे। आज फिर मैंने ये सोचा कि राजनीतिक चर्चा करने के बजाय जो पैसा आपका है, जो आपने कमाया है, या जो आप सोच रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए और बचाया जाए और आगे के लिए संरक्षित किया जाए, उसी सिलसिले में बात करते हैं। क्योंकि मैं समझ रहा हूं, देखिए, राजनीतिक पटल पे तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग वो प्रयास कर रहे हैं देश की जनता को देश की असली स्थिति बताने के लिए। देश किस प्रकार से अकेला पड़ता जा रहा है, विदेश नीति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि हमारे सारे पड़ोसियों से संबंध खराब हैं, हमारे बड़ी बड़ी शक्तियों से संबंध खराब हैं। चीन से तो बेहतर होने के प्रश्न ही नहीं उठता। और अमेरिका, जो हमारा मित्र था, वहां भी बाइडेन साहब से और ट्रंप साहब दोनों से हमको झटके मिल रहे हैं। तो हम तो अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन भक्त भी अपनी बात कह रहे हैं, गोदी मीडिया भी अपनी बात कह रहा है। अब हमारी बात नक्कार खाने में तूती की तरह नहीं पहुंच रही है, या ईवीएम और चुनाव आयोग के माध्यम से चुनाव रिजल्ट में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, तो हम क्या करें? हम पॉलिटिकल बातें कितनी करें? जनता सब समझ रही है, देश की आर्थिक स्थिति को भी समझ रही है, देश की विदेश नीति को भी समझ रही है, महंगाई की जो भीषण स्थिति है उसको भी समझ रही है, अपनी घटती आमदनी को भी समझ रही है, देश के अंदर जो धार्मिक विद्वेष फैल रहा है उसको भी समझ रही है, गांधी और गोडसे के बीच के अंतर को भी समझ रही है, और यह भी समझ रही है कि आज चीन हमारे देश के अंदर घुसा चला आ रहा है। एक विशाल भारत का एक सम्मेलन माननीय मोदी जी बुलाना चाह रहे थे, उसमें बांग्लादेश ने भी झटका दे दिया है। बांग्लादेश शेख हसीना के लिए वारंट इशू कर रहा है, वहां के कोर्ट शेख हसीना को प्रस्तुत करने की बात कर रहे हैं और उनका वो पासपोर्ट कैंसिल कर रहा है बांग्लादेश, और हमारा देश जो है उनका वीजा बढ़ा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप साहब मोदी जी को नहीं बुला रहे हैं, जयशंकर साहब को बुला रहे हैं। तो मतलब ये सारी चीजें तो देखिए देश की जनता को पता है, बार बार इसको रिपीट करने से कोई फायदा नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं वो विषय उठाता हूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक और श्रोता हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि स्वामी साहब, जो आपने पढ़ाया बच्चों को, एमबीए के बच्चों को पढ़ाया, वो हमें भी बताएं जिससे कि हम अपने पैसे की रक्षा कर सकें। तो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो मैं समझता हूं कि सबके संज्ञान में होना चाहिए। एक प्रश्न हमेशा मेरे छात्रों ने भी पूछा और आज भी जो लोग मिलते हैं मुझसे पूछते हैं कि हमें पहली बात तो क्या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, दूसरा पूछते हैं क्या शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और तीसरा पूछते हैं कि क्या शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट किनको करना चाहिए और किनको म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जैसे कल मैंने बताया था आपको कि अगर आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह में पैसा लगाएंगे तो आपको पैसा आपका बढ़ेगा नहीं, आपकी वेल्थ नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जितना फिक्स डिपॉजिट में या बॉन्ड में से आपको इंटरेस्ट मिलेगा उतनी ही महंगाई बढ़ जाएगी और आपका पैसा वहीं का वहीं रह जाएगा। तो सुरक्षा तो होगी, रिस्क तो कम होगी, लेकिन आपका पैसा बढ़ेगा नहीं, तो वेल्थ आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आपका पैसा सुरक्षित रहेगा लेकिन वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो वेल्थ क्रिएट करने के लिए आवश्यक क्या है? वेल्थ क्रिएट करने के लिए आवश्यक है कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करें जो रिस्की हो और जिसमें रिटर्न ज्यादा हो। और रिस्की कौन है और रिटर्न किसमें ज्यादा है? वो शेयर मार्केट है। अच्छा, ये भी लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट सट्टा है। हो सकता है, अगर सट्टा है तो उन लोगों के लिए जिनको शेयर मार्केट की बिल्कुल जानकारी नहीं है। मार्केट में, शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होता है, कभी बहुत ज्यादा गिरता है, कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और एक सामान्य जन को ये नहीं पता होता है कि वो कब गिरेगा और कब बढ़ेगा, कब उसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कब निकालना चाहिए। कल मैंने जैसे आपको बताया था कि शेयर मार्केट में टॉप भी बनते हैं, बॉटम भी बनते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं वो बॉटम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और टॉप पे बेच के पैसा कमाते हैं, और जो वीक हैंड्स होते हैं वो टॉप पे खरीदते हैं और बॉटम पे बेच के घबरा के निकल जाते हैं और उनका पैसे का नुकसान होता है। तो दोनों तरह के लोग होते हैं। अब सवाल यह है, आप स्ट्रॉन्ग हैंड हैं या वीक हैंड हैं? तो मैंने कल राय दी थी कि आप लोग स्ट्रॉन्ग हैंड बनने की कोशिश कीजिए, खुद पढ़िए
खुद विवेचना विश्लेषण कीजिए। किसी की राय पे मत चलिए, किसी की राय मत सुनिए, किसी की टिप मत सुनिए, और स्व अध्ययन करके अपने पैसे की रक्षा खुद कीजिए। बिकॉज मनी कैन नॉट बी मेड ऑन बोरोड नॉलेज। कोई आपको ज्ञान नहीं देगा कि वो आपको पैसा कमा के दे, क्योंकि जो भी आदमी आपको राय दे रहा है, बुरा मत ना कोई ना माने, फाइनेंशियल एडवाइजर को भी अपना घर चलाना है, उसको भी अपनी इनकम बढ़ानी है, तो ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपका पैसा लगवा देगा जिसमें उसका घर चले, उसको आमदनी हो, बल्कि आपको चाहे नुकसान हो जाए। इसलिए बेहतर है कि आप खुद पढ़ाई करें, खुद समझें, और थोड़ा बहुत टाइम जो आपको मिलता है उसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और सेविंग और इसके बारे में ज्ञान आप खुद एकत्रित करें, उसके आधार पे आप निवेश करें। तो एक प्रश्न तो ये हुआ कि अगर आप रिटर्न बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपको शेयर मार्केट का तो कोई विकल्प नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्या आपको शेयर मार्केट में डायरेक्टली खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या म्यूचुअल फंड में करना चाहिए। देखिए, हर उस आदमी को शेयर मार्केट में खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिसको शेयर मार्केट की नॉलेज हो, जिसको शेयर मार्केट की पकड़ हो, जिसे कंपनियों के परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उनके फ्यूचर परफॉर्मेंस के बारे में अंदाजा हो, जिसे मार्केट एनवायरनमेंट का ज्ञान हो। मार्केट एनवायरनमेंट जब चेंज होता है तो उसका डिफरेंट कंपनी और डिफरेंट शेयर्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको पढ़ने की क्षमता हो, तो वो डायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन हाँ, इतनी राय मैं व्यक्तिगत दूंगा कि ट्रेडिंग ना करें। अगर आप करना चाहते हैं तो कम से कम एक बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी ना करें, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी ना करें। कम से कम रीजनेबल टाइम का इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आपको लगे कि मार्केट का कर्व कब बदल रहा है, और जब वो बॉटम पे हो तो खरीदें और जब टॉप पे हो तो बेच दें। इतना आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और इतना भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं कि उसमें, बिकॉज जो वॉरेन बफेट ने कहा कि एवरीथिंग इज डेड इन लॉन्ग टर्म, वो इतना लॉन्ग टर्म भी नहीं, उतना शॉर्ट टर्म भी नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए। लेकिन कंपनियों के व्यवहार के बारे में देखिए, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है शेयर मार्केट पे। कोई भी अगर परिवर्तन होता है तो कुछ कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है और कुछ कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे युद्ध हो गया, अब युद्ध हो गया तो मानी बात है कि वहां पे जो अस्त्र शस्त्र हैं उनकी बिक्री बढ़ेगी, रिकंस्ट्रक्शन होगा, सिविल कंस्ट्रक्शन होगा, दोबारा वो सिटी बनेगी। अब जैसे वहां पे अमेरिका के अंदर आग लगी हुई है और बहुत सारे घर जल के राख हो गए हैं, तो मानी बात है कि दोबारा कंस्ट्रक्शन होगा, दोबारा चीजें ले डाउन की जाएंगी, दोबारा वो होगा, तो उनका स्कोप बढ़ेगा, उन प्रोडक्ट्स का स्कोप बढ़ेगा। लोगों का बायर बिहेवियर भी चेंज हो रहा है, लोगों की हैबिट्स भी चेंज हो रही हैं, तो बायर बिहेवियर हैबिट्स को चेंज होते हुए जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है उसके अनुसार भविष्य में कौन सी कंपनियां ज्यादा फायदेमंद होंगी और ज्यादा फायदेमंद नहीं होंगी, इसका भी अध्ययन करने की क्षमता अगर आपके पास है तो डायरेक्टली शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन उन कंपनियों में शेयर मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए जिनके बारे में आपको ज्ञान हो, जिनके बारे में ज्ञान ना हो उसमें मत कीजिए। तो एक बात तो ये हुई, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, आप सारे समय बिजी रहते हैं और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया और शेयर मार्केट 10-15% गिर गया, उसके बाद आपका नुकसान हो गया, तो इफ यू हैव टाइम, इफ यू हैव नॉलेज, यू कैन डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट। बट इफ यू डोंट हैव टाइम एंड नॉलेज, देन इट इज बेटर टू गिव इट टू म्यूचुअल फंड, योर मनी टू म्यूचुअल। अब समझते हैं बहुत लोगों के लिए होगा कि स्वामी साहब एलिमेंट्री बात क्यों बता रहे हैं, ज्यादातर लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में पता है, लेकिन मैं उन लोगों को संबोधित कर रहा हूं जिन लोगों को ज्ञान नहीं है और जिनकी इच्छा है, उत्कंठा है, उनको मैं बता रहा हूं। देखिए, प्रश्न यह है कि म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है उसका रोल क्या है, उसका ज्ञान क्या है और क्यों उसको लोग पैसा देते हैं। एक म्यूचुअल फंड है, मान लीजिए, अब म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर है जिसको यह ज्ञान है कि शेयर मार्केट कैसे बिहेव करता है, किस एनवायरमेंटल इनपुट की वजह से शेयर मार्केट बढ़ता है या घटता है। अच्छा, यह भी जरूरी नहीं है पूरा का पूरा शेयर मार्केट बढ़े और पूरा का पूरा शेयर मार्केट घट जाए। आप रोज देखते हैं कुछ शेयर मार्केट में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो बढ़ते हैं और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो गिरते हैं। आप ये भी देखते हैं कि कभी कभी शेयर मार्केट में लार्ज कैप बहुत ज्यादा बढ़ता है लेकिन स्मॉल कैप गिर जाता है, स्मॉल कैप बढ़ता है लेकिन लार्ज कैप गिर जाता है। अच्छा, यहीं पे क्लैरिफिकेशन दे दूं कि नहीं, दर्शक श्रोता ने कहा था कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या होते हैं। तो ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का मतलब होता है लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन, मीडियम मार्केट कैपिटलाइजेशन और स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाइड बाय द प्राइस। मैं छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं, मान लीजिए आपके पास 1 लाख शेयर्स हैं, एक किसी कंपनी की 1 लाख शेयर्स हैं और 40 रुपए उसकी
मान लीजिए मार्केट प्राइस है, तो 40 लाख का उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। तो जिन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है वो लार्ज कैप है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, आईटीसी है, हिंदुस्तान लीवर है, आईसीआईसीआई बैंक है। और जो मिड कैप हैं, जिनका मीडियम लेवल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो मिड कैप है, और जिनका छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो स्मॉल कैप है। एक बात तो ये हो गई। तो म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर है, क्योंकि उसे मार्केट की नॉलेज है, क्योंकि उसे पता है कि कब खरीदना है कब बेचना है, जब उसे पता है कि कौन से शेयर को खरीदना है और किस शेयर को बेचना है, किस सेक्टर के शेयर को खरीदना है और किस सेक्टर के शेयर को बेचना है, ये क्योंकि उसको पता है, तो अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए वो आप निवेशकों से कहता है, साहब क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, तो अपने फंड को हमारे पास पार्क कर दीजिए। अब लाखों लोगों ने उस म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया। वो म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर, क्योंकि उसको पता है कि वो ज्ञान है उसको और टाइम है, क्योंकि उसका टाइम ही इस बात पे है, तो वो आपके पैसे को कमा के आपको रिटर्न ज्यादा देने का प्रयास करता है और उसके लिए कोई फीस चार्ज करता है। मान लीजिए 1.5% की फीस चार्ज कर लेता है। तो अब सवाल यह है कि अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करेंगे शेयर मार्केट में तो आपके 1.5% बच जाएंगे, लेकिन अगर आपको ज्ञान नहीं है और इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको 5% का नुकसान हो जाएगा, तो वास्तविकता में तो आपको नुकसान हो गया। तो आपको निर्णय लेना है कि मुझे म्यूचुअल फंड में डालना है अगर, और 1.5% का कमीशन देना है तब, अगर आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड आपको जो मार्केट का नॉर्मल रिटर्न से ज्यादा रिटर्न दे रहा है। इसको हम लोग कहते हैं अल्फा। अल्फा का मतलब यह है कि म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को आपको अल्फा जनरेट करके देना है। अल्फा का मतलब यह होता है कि अगर एक साल के अंदर रिटर्न आया 10% का मार्केट से, अगर आपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, पूरे सेंसेक्स में या निफ्टी में कर दिया होता या ईटीएफ में कर दिया होता, उसको कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में कि अगर आपने सेंसेक्स या निफ्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया और निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर शेयर्स का जो प्रोपोर्शन है और जो उनका वेटेज है उसके हिसाब से पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। तो अगर साल भर में रिटर्न आया पॉजिटिव 10%, और तो मानी बात है कि आप निफ्टी अगर आपने ईटीएफ में किया तो आपको भी 10% मिलेगा, लेकिन अगर आप म्यूचुअल फंड में करेंगे तो म्यूचुअल फंड में 15% मिल सकता है, 5% मिल सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर जो है उसकी कुशलता पे डिपेंड करता है कि वो जो आपका पैसा है उसको किस सेक्टर में पैसा लगाता है, किन कंपनियों में पैसा लगाता है, और जिन सेक्टर कंपनियों में पैसा लगाता है अगर उसका निर्णय सही हुआ तो 15% का रिटर्न मिल जाएगा, नहीं तो 5% का रिटर्न मिलेगा। तो पॉजिटिव अल्फा भी क्रिएट हो सकता है, नेगेटिव अल्फा भी क्रिएट हो सकता है। तो आपको हमेशा म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर्स का कंपैरेटिव एनालिसिस करते रहना होगा और ये देखना होगा कौन सा म्यूचुअल फंड ऐसा है जो कि परफॉर्मेंस अच्छा देता आ रहा है, भविष्य में परफॉर्मेंस अच्छा देने की जिसकी संभावना है। तो अल्फा का मतलब यह हुआ कि अगर मार्केट ने रिटर्न दिया 10% और आपके म्यूचुअल फंड ने रिटर्न दिया 15%, 15% रिटर्न दिया और 1.5% फीस चार्ज कर ली, तब भी आपको 3.5% का रिटर्न ज्यादा मिला, आपको 13.5% का रिटर्न मिला, जबकि आपको 10% का मिलता। 1.5% आपने फीस दे दी तो 3.5% ज्यादा कमाया। तो अल्फा पाने के लिए आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं और म्यूचुअल फंड आपसे पैसा लेके अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए आपको ज्यादा रिटर्न देता है और अल्फा देता है। ये तो म्यूचुअल फंड हो गया। अब सवाल यह है कि म्यूचुअल फंड एक प्रकार का नहीं होता, म्यूचुअल फंड बहुत प्रकार के होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड भी होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड भी होते हैं। असली मुद्दा यह होता है कि डेट और इक्विटी के बीच का क्या प्रोपोर्शन है जिस म्यूचुअल फंड में वो आपसे पैसा लगाने को फंड मैनेजर कह रहा है। अगर आपका 75-25% का रेशियो है, माने 75% वो आपका इक्विटी में लगाएगा और 25% डेट में लगाएगा, तो मानी बात है 25% जो डेट पे लगाएगा उसमें जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स का है वो आपको मिलेगा, और 75% इक्विटी होगी वो रिस्की होगी जिसमें अल्फा क्रिएट करने का वो प्रयास करेगा। लेकिन अगर 50-50 है तो रिस्क और रिटर्न के बीच में 50-50 का रेशियो हो जाएगा। 75% डेट है और 25% इक्विटी है तो उसमें रिस्क कम हो जाएगी और रिटर्न कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएगा। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन as to what is the proportion of equity and debt in your mutual fund in which you are investing. फिर आप इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं या मिड कैप में कर रहे हैं या स्मॉल कैप में कर रहे हैं। फिर ऐसे भी म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि सेक्टरल फंड्स होते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं। अब आप केवल एफएमसीजी इंडेक्स में कर रहे हैं, या आप ऑयल एंड गैस में कर रहे हैं, या आप आईटी में कर रहे हैं। अब आईटी के म्यूचुअल फंड में करेंगे तो आईटी की ही कंपनियां उस म्यूचुअल फंड के अंदर होंगी। अगर आपको इतना ज्यादा ज्ञान है कि आप समझ रहे हैं कि कौन सा सेक्टर अब अगले 2-3 साल अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उस सेक्टर के म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाइए।
लेकिन अगर आपको ज्ञान नहीं है तो इक्विटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है उसमें पैसा लगाइए। इक्विटी डाइवर्सिफाइड का मतलब जो आपका पैसा होगा वो उसका डाइवर्सिफिकेशन होगा, और आपका जो फंड मैनेजर है वो ध्यान रखते हुए कि किस सेक्टर में फायदा होने वाला है उसमें पैसा लगाए और जिसमें नुकसान होने वाला है उसमें बेच दे। देखिए म्यूचुअल फंड के पास एक और बहुत बड़ा तरीका है। अगर मान लीजिए एक अच्छा एफिशिएंट म्यूचुअल फंड मैनेजर है, उसको पता है कि मार्केट 10% क्रैश होने वाला है। अब मान लीजिए उसके पास 1 लाख करोड़ रुपए है। अब 1 लाख करोड़ रुपए अगर पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड में उसने लगा रखा है तो मानी बात है कि उसका भी म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है वो 10% गिर जाएगा या थोड़ा ऊपर नीचे गिर जाएगा, इस बात पे डिपेंडेंट किस शेयर और किस कंपनी में उन्होंने लगाया। लेकिन अगर मान लीजिए, मैं उदाहरण दे रहा हूं, संभव नहीं वैसे, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं कि अगर 1 लाख करोड़ रुपए के शेयर, ये सोच के उसने पूरे पूरे शेयर बेच दिए होते और सब कुछ उसके हाथ में कैश होता तो मार्केट तो 10% गिर जाता, लेकिन क्योंकि उसने सारे के सारे शेयर बेच दिए थे और कैश में बैठ गया था तो उसका 10% का अल्फा क्रिएट हो जाता। तो म्यूचुअल फंड कैसे आपके लिए पैसा कमाता है, कैसे आपके लिए अल्फा क्रिएट करता है? एक तो वो जो इक्विटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में वो सेक्टरल रोटेशन करता है, वो सेक्टर से दूसरे सेक्टर्स में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है। किस सेक्टर में जाता है? उस सेक्टर में जाता है जिसमें उठने की संभावना है। किन सेक्टर से निकलता है? जिसमें गिरने की संभावना है। फिर दूसरा वो मैन्यूवरिंग क्या करता है कि कैश और शेयर्स के बीच में अपना चेंज करता रहता है। जब उसको लगता है शेयर मार्केट गिरने वाला है तो कैश में आ जाता है, जब उसको लगता है शेयर मार्केट बढ़ने वाला है तो वो शेयर्स में चला जाता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स के कैश और शेयर्स और किस सेक्टर में वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, किसमें ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, इसका भी सूक्ष्म अध्ययन करें तो आपको पता चल सकता है कि मार्केट में कौन सा शेयर बढ़ने वाला है और कौन सा शेयर घटने वाला है। देखिए मार्केट तो ऊपर ऊपर नीचे होते रहेंगे और लोग पैसा भी कमाएंगे और लोग भीषण पैसा भी गंवाएंगे, लेकिन अगर आपने इस मार्केट सिचुएशन में जिसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर रिसेशन है, रूस ने यूक्रेन को रौंद दिया है, इजराइल ने पैलेस्टीन को रौंद दिया है, अमेरिका धू धू करके जल रहा है, भारत की चीन से भी पंगे चल रहे हैं, बांग्लादेश से भी पंगा चल रहे हैं, बांग्लादेश की इकोनॉमी भी गड़बड़ दिशा में चल रही है, भारत की गलत दिशा में चल रही है, श्रीलंका की हालत पहले ही बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो जब आप देख रहे हैं कि पूरे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यह परिस्थिति बन गई है तो आपके लिए जरूरी है कि आप ये समझें कि जो भी पैसा आपने कमाया है वो पैसा लुट न जाए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा और आपने कैश अपने पास रखा हुआ है तो इन्फ्लेशन तो बढ़ जाएगा 6%, आपकी रुपए की कीमत 6% गिर जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है, फिक्स डिपॉजिट में या इक्विटी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, तो आपके रुपए की घर बैठे ही 6% गिर जाएगी। अच्छा, ये भी आपको ध्यान देना है कि मैं फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाऊं या शेयर मार्केट में पैसा लगाऊं। अगर फिक्स डिपॉजिट में 6% का रिटर्न मिल रहा है और मार्केट के अंदर आपको लगता है कि अगले 1 साल में 10% शेयर मार्केट गिर जाएगा, तो शेयर मार्केट में लगा के 10% का नुकसान उठाने की क्या जरूरत है, उसमें फिक्स डिपॉजिट में लगाइए। 1 साल के बाद आपको लगता है कि अब शेयर मार्केट 10% बढ़ जाएगा तो फिक्स डिपॉजिट निकाल के उसको शेयर मार्केट, अगर आपके पास इतना ज्ञान है तो। गलतियां होंगी, जरूरी नहीं कि आपकी गलती ना हो, बल्कि वॉरेन बफेट और बड़े बड़े रामदास अग्रवाल और राकेश झुनझुनवाला जितने बड़े इन्वेस्टर हैं पूरे वर्ल्ड के, ऐसा नहीं है कि उन्होंने 10 के 10 निर्णय उनके सही हुए हैं। शेयर मार्केट में 100% सही निर्णय लेने की क्षमता किसी के पास नहीं है, लेकिन हाँ इतनी क्षमता जरूर हो सकती है कि अगर आप अनजाने में शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आपके हो सकता है 10 में से 8 निर्णय गलत हों, 2 सही हों। लेकिन अगर आप पढ़ लिख के समझ के मार्केट नॉलेज क्रिएट करके अपने को स्ट्रॉन्ग हैंड बना के पैसा लगाएंगे तो 10 में से 8 निर्णय सही होंगे, 2 निर्णय गलत होंगे, तो आपको अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू क्रिएट वेल्थ। तो मैं केवल ये चाह रहा था कि अगर आप शेयर मार्केट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे ख्याल से करना चाहिए, क्योंकि इफ यू वांट टू क्रिएट वेल्थ, अगर आप बिल्कुल ऐसा जीवन जीना चाहते हैं कि जिसमें 6-7% रिटर्न पे 5-6% के इन्फ्लेशन पे पैसा वहीं का वहीं रहे, तो कोई परेशानी की बात नहीं। बट इफ यू वांट टू यूज योर नॉलेज एंड योर टाइम टू इंक्रीज योर वेल्थ, देन ऑब्वियसली यू शुड इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट उन लोगों को करना चाहिए जिनको ज्ञान हो, ज्ञान सबके पास होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान नहीं है तो म्यूचुअल फंड के बारे में, क्योंकि आज की तारीख में पूरी ट्रांसपेरेंसी है, moneycontrol.com में या किसी भी वेबसाइट में जाके देख सकते हैं किस म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, किसके साल में कितना रिटर्न दिया है, कौन उसका फंड मैनेजर है, वो सारी चीजें आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी। तो अगर आप, और कौन सा आपको म्यूचुअल फंड लगाना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप,
सेक्टरल, थीमेटिक, जो इक्विटी और डेट का है क्या प्रोपोर्शन होना चाहिए, जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगाना चाहते हैं वो अपने रिस्क रिटर्न प्रोफाइल को देख के आपको पैसा लगाना चाहिए। तो मेरा केवल आज की तारीख में, क्योंकि जो आर्थिक स्थिति है वो गड़बड़ा रही है और काफी गंभीर है, जिसपे हम लोग ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन भक्त लोग उसको समझ नहीं रहे हैं। वो अपना मस्त है, चाहे उनकी दुकानें नहीं चल रही हैं, चाहे पेट्रोल महंगा होता चला जा रहा है, चाहे इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो भक्ति में लीन है। लेकिन ऐसे समय में भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, अपने की न केवल रक्षा करने की आवश्यकता है बल्कि उसकी पूरी सुरक्षा करने की आवश्यकता है और उसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये जो मार्केट के फ्लक्चुएशंस हैं ये अज्ञानियों के लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं और ज्ञानियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। जैसे कल के वीडियो में किसी ने मुझे बताया कि मार्केट फ्लक्चुएशन में अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन मैं केवल उनसे निवेदन करना चाहता हूं, ये बहुत ज्यादा ट्रेडिंग जो है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बहुत ज्यादा फायदेमंद भी हो सकती है और बहुत ज्यादा नुकसानदायक भी हो सकती है। ये उसी प्रकार की चीज है कि अगर आपको मान लीजिए 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार चलाने की आदत हो और आप कार रेसिंग के टूर्नामेंट में पहुंच जाएं जहां 500-500, 600 किलोमीटर की स्पीड से लोग कार चला रहे हैं, तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा और आप चला नहीं पाएंगे। तो पहले विशेषज्ञता प्राप्त कीजिए, कार चलाने की उस स्पीड पे आदत डालिए, उसके बाद ट्रेडिंग में घुसिए। क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग जब आप करते हैं, जब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जब फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे जाते हैं, तो उस समय भरपूर फायदे भी हो सकते हैं और भरपूर नुकसान भी हो सकते हैं। और शेयर मार्केट के अंदर ट्रैप्स भी होते हैं जिसमें ट्रैप किया जाता है, बुल ट्रैप्स होते हैं, बियर ट्रैप्स होते हैं। अभी तो बहुत ज्यादा ज्ञान देने की स्थिति इस वीडियो के माध्यम से नहीं है। बुल ट्रैप्स का मतलब देखिए, वो लोग जो कि मार्केट को उछालते हैं वो बुल्स होते हैं, जो मार्केट को गिराते हैं वो बियर्स होते हैं, और ये एक दूसरे को फंसाने का प्रयास करते हैं। तो ट्रेडिंग में होता क्या है कि अगर आपकी दांव अच्छा पड़ गया तो आपने लाखों कमा लिए और दांव गलत पड़ गया तो आपने लाखों कमा लिए, लेकिन उसके लिए भी रिफ्लेक्सेस और ज्ञान का बहुत ज्यादा त्वरित होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए मेरा ये आप लोगों को राय होगी कि आप ट्रेडिंग न करें, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग न करें, बहुत ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में न पड़ें। अगर फिक्स डिपॉजिट में 7-8% का रिटर्न दे रहा है और आपको 10% का रिटर्न भी देता है तो उसके बाद आपको संतुष्ट हो जाए। अच्छा, एक और चीज बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, जो मैंने कहा कि मार्केट के अंदर अगर कोई खबर आती है उसका शेयर मार्केट पे कितना इंपैक्ट होता है। देखिए, शेयर मार्केट के अंदर एक बहुत ज्यादा पिछले बजट के अंदर हमारे वित्त मंत्री ने खतरनाक स्टेप उठाया है। भाई, होता क्या है कि आपने मान लीजिए शेयर्स खरीदे और वो शेयर्स आपने 1 साल तक रखे और 1 साल के पहले बेच दिए, तब तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। 1 साल से ज्यादा रखे फिर बेचे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आ जाता है। पहले ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो था, ये 10% और 15% था। अब उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को 10% से बढ़ा के 12.5% कर दिया, जो 15% था उसको बढ़ा के 20% कर दिया। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15 से 20% हो गया, इसका माने अगर आपने 1 साल के पहले शेयर को बेचा और उसमें 1 लाख रुपए कमाया तो 20,000 रुपए तो सरकार को दे देंगे आप, और अगर 1 साल के बाद बेचा तो 15,000 रुपए सरकार को दे देंगे। तो अगर आपको शेयर मार्केट ने ही 12% का रिटर्न दिया और उसमें 20% का आपने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, लेकिन अगर इस बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को मान लीजिए सरकार घटा देती है, तब शेयर मार्केट में बहुत तगड़ा बूम आ जाएगा। तो एक एनवायरमेंटल फैक्टर की एक सूचना ही शेयर मार्केट को उछाल दे सकती है। अब देखते हैं कि वित्त मंत्री क्या करने वाली हैं, वो पता चल जाएगा जब बजट पेश हो जाएगा। लेकिन मेरा केवल निवेदन यह है कि मार्केट की स्थिति, इकोनॉमी की स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत ज्यादा खराब है और ये चेतावनी के रूप में लेना चाहिए लोगों को, लेकिन अभी लोग समझ नहीं रहे। रुपये का कमजोर होना कितना खतरनाक है ये समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत भीषण खतरनाक है। तो ऐसे समय में पढ़ने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है, दिन में 1 घंटा इस सब्जेक्ट को देने की आवश्यकता है, अपने पैसे की रक्षा करने की आवश्यकता है, उसे कम से कम इसलिए बचाने की आवश्यकता है कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे समय में थोड़ा समय इस सब्जेक्ट को जरूर दें और अपने पैसे की रक्षा करें और उसको बढ़ाएं, जिससे कि बुढ़ापे में आपको कष्ट ना हो। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।